देशी राजधानी दिल्ली में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है और मौत के आंकड़ों को देखें तो 100 से ऊपर आ चुके हैं। बीते कुछ दिनों की बात की जाए, आखिर क्यों कोरोना बेकाबू हो रहा है, आखिर क्या वजह है इसकी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मूलचंद के प्रोफेसर डॉक्टर अजय गुप्ता जी हैं, जो कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में भी कोविड में अपनी एक अहम भूमिका निभा चुके हैं। प्रोफेसर अजय गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवरे टाइम्स ग्रुप पर। प्रिय तरुण जी, आपके इस सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो दिल्ली का अगर हाल फिलहाल का आंकड़ा देखें, कोरोना का मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौत जो है वो भी ज्यादा होती जा रही है, क्या वजह है? मैं समझता हूँ ये जो आंकड़े हैं ये एक संख्या है और ये कोई उतना अधिक पैमाना नहीं है ये जानने का कि कोविड की रफ्तार कितनी है और कितनी बढ़ रही है। क्योंकि एक वक्त था जब मार्च अप्रैल में हम पेशेंट्स को बुलाकर टेस्ट करते थे, उनके पकड़ कर टेस्ट करते थे। आज पेशेंट्स वॉलंटरली ही अपने आप से टेस्ट कराने आते हैं। और एक आयाम और है कि आजकल काफी सरकारी दफ्तर खुल गए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स भरना है या हाउस टैक्स भरना है या अपने बिजली का बिल जमा कराना है या पानी का बिल जमा कराना है। और एक उनका एक रिक्वायरमेंट है कि जो भी व्यक्ति वहां पर आ रहा है उसके पास एक कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। आप जाइए वहां पर जहां प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, वहां पर लाइन लगी हुई है कि कोविड टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि अंदर जाना है और बिना उसके जा नहीं सकते। तो इतने संख्या में हम टेस्ट कर रहे हैं, तो एक कारण ये भी है कि हमारे पास बहुत ज्यादा कोविड के टेस्ट पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं। जहां तक मौतों का सवाल है, मौत भी ठीक है बढ़ रही है, पर मैं समझता हूं बहुत ज्यादा सही पैमाना ऐसा होता कि इतनी डेथ्स कोरोना से हुई हैं, इतनी डेथ्स नॉन कोरोना से हुई हैं, ये भी साथ में आती, और कितने शव जलाए गए, कितने कब्रिस्तान में हमने डेथ्स हुई, वो डाटा भी हमको साथ साथ दिया जाए तो ज्यादा कारगर होता। लेकिन सर, क्योंकि हम तो सरकारी आंकड़ों में पास करते हैं, जो दिल्ली सरकार का हेल्थ बुलेटिन आता है उसमें कोरोना लिखा होता है, सब कोरोना डेथ, रिकवरी रेट, सब चीजें आती हैं। देखिए, कोरोना की डेथ्स मैं समझता हूं कि एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाए ये जानने के लिए कि ये पर्टिकुलर पेशेंट की डेथ कोरोना से हुई है, तो ये बहुत मुश्किल सवाल है। एक जमाना था मार्च अप्रैल में जब सीटी स्कैन नहीं हुआ करता, हमने सुना भी नहीं था, शायद ब्लड टेस्ट हुआ करते थे, कोरोना का टेस्ट होता था और उस मरीज को डिक्लेयर कर दिया जाता था कि कोरोना से डेथ हुई। आजकल हम ब्लड टेस्ट कराना भूल गए हैं। हर पेशेंट का सबसे पहले सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन में पैचेज आ जाते हैं और उसके बाद अगर वो डेथ किसी को हार्ट अटैक से भी हुई है या किडनी की डिजीज से भी हुई है तो भी वो कोरोना की डेथ डिक्लेयर कर दी। तो ये तो एक बड़े हॉस्पिटल की बात है। डेथ्स तो बहुत सारी डिस्पेंसरीज में, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में भी होती हैं, तो वहां के डॉक्टर की बात पर ये विश्वास करके आंकड़े देना कि ये डेथ कोरोना की ही हुई थी, ये भी एक बात बहुत सही नहीं है। जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात की कि संदेहजनक हो सकता है वो मामला कि हुई या नहीं। बिल्कुल सही बात है, वो आंकड़े सही हैं पर उनकी ऑथेंटिसिटी कुछ संदेहजनक भी हो सकती हाँ, सर, अभी क्योंकि हाल ही में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अमित शाह जी की मुलाकात हुई गृह मंत्री साहब से, अमित शाह जी ने वादा किया कि कुछ बेड्स वो बढ़ाएंगे और दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो आईसीयू है उनकी संख्या बढ़ाएंगे, बेड्स की कोई कमी नहीं रहेगी, जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है। कितना कारगर? है। मैं समझता हूं कि इससे काफी हद तक हम लोगों को हेल्प मिलेगी, और मेरा अपना अनुभव यह है कि हॉस्पिटल्स में 70% पेशेंट्स वो होते हैं जिनको भर्ती की शायद उतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन पेशेंट्स भर्ती होते हैं, मरीज को ये संतोष होता है कि मैं ठीक हो गया हूं, डॉक्टर को भी संतोष होता है कि मैंने इस मरीज को ठीक कर दिया है, पर वो बिना भर्ती के भी ठीक हो जाता, ये एक अलग बात है। तो जो मरीज हैं जो भर्ती हैं उसमें से 60% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको भर्ती होने की जरूरत ही नहीं थी, जो कि शायद हमारे सिस्टम को ओवरबर्डन कर रहे हैं। तो ये एक कारगर मैं समझता हूं कि प्रयास है। सर, एक चीज और, क्योंकि आप एलएनजेपी में कोविड में एक अहम भूमिका निभा चुके हैं, सर, किस तरह के मरीज होते हैं, किस तरह की दिक्कतें का सामना आप लोगों ने करा हो, कुछ चैलेंजिंग आपके लिए काम रहा हो? क्योंकि जिस समय आप लोग ड्यूटी कर रहे थे उस समय जब मौसमी बीमारी होती है, खासकर बात की जाए डेंगू हो या वायरल इन्फेक्शन और साथ में डायबिटीज हो, उन लोगों को तो
हॉस्पिटल में ही इलाज संभव है या वो लोग भी घर पे इलाज करा सकते हैं? और दूसरा ये कि आपको जो वो हॉस्पिटल में मरीज दिखे तो उनके साथ कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं, हॉस्पिटल में रिसोर्स क्रंच तो होता है। अब अगर हम एलएनजेपी की बात करें, तो मार्च अप्रैल में भी और आज की तारीख में भी हर किसी मरीज का सीटी स्कैन कराना संभव नहीं है। और ना हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतने सारे पेशेंट्स होते हैं और उसी तरीके से और भी बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होते हैं जो कि हमारे रिसोर्सेज़ से कर पाना संभव नहीं है। पर हम पूरे प्रयास कर रहे हैं और आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं। और चैलेंजिंग क्या रही सर? चैलेंजिंग यही रही कि जो पेशेंट्स हैं, जो कभी ठीक जिन्होंने समझ नहीं आता है कि कौन-सा पेशेंट कौन-सा रूप ले लेगा और क्या एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे 93 ईयर्स के पेशेंट्स होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, फिर भी ठीक हो जाते हैं। उसके बावजूद भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, बड़ी यंग डेथ्स होती हैं। तो अभी भी शायद हम लोग पूरी स्थिति में नहीं है ये जानने की कि कौन से पेशेंट को क्या कोरोना किस तरीके से ले जाए। क्योंकि डायबिटीज आजकल अगर देखा जाए तो डायबिटीज का एक बड़ा मामला है। बताया जाता है, जो मैं पढ़ रहा था तो आपसे भी पूछना चाहूंगा कि डायबिटीज पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो या सांस के मरीज हो। सांस का इसलिए जिक्र करूंगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो था, तो इस तरह के जो लोग हैं उनको हैंडल करने में आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं? नहीं, डायबिटीज एक फैक्टर है जो कहा जाता है कि रिस्क फैक्टर है। जो आपने सांस लेने की बात कही, अगर किसी को एज़मा है तो वो भी रिस्क फैक्टर है। देखिए, कोरोना में लंग्स ही इन्वॉल्व होते हैं। लंग्स के टिश्यू अगर पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो वो कोरोना के अल्टीमेट आउटकम को एक डिफरेंट शेप दे सकते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं और इनको पूरा ख्याल करना चाहिए। तो इन पेशेंट्स को हमको स्पेशल जो अलर्ट पे रखना है, या वो हमको इन पेशेंट्स के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए। सर एक चीज और जानना चाहता था आपसे मैं कि कोरोना के इलाज के लिए क्या अस्पताल जाना ही जरूरी है या घर पर रहकर भी इलाज हो सकता है? और अगर जाना जरूरी है अस्पताल तो उसके लिए क्या सिम्टम्स हैं या कुछ आप बताना चाहें, क्योंकि इस समय बात की जाए तो काफी जो है डर का माहौल है, खासकर दिल्ली वासियों में जो दिल्ली में रहते हैं। तो आपके माध्यम से उनको संदेश भी जाएगा और आप बता भी सकेंगे कि कौन लोग घर पे इलाज करा सकते हैं, कौन नहीं। कुछ बताइए विस्तार से सर। मैं समझता हूं कि शरीर का रिएक्शन उस वायरस के अगेंस्ट है। वो एक तो आपको बुखार देता है, वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। 3-4 दिन तक बुखार नॉर्मल रेंज में रहना, 101 रहना, कभी-कभी 102 चला जाना, मैं समझता हूँ ये बहुत खराब बात नहीं है। लेकिन अगर बुखार बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत लंबे वक़्त तक चलता है, तो ये एक विषय है विचार का, जिस पर हमको सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आपको साँस लेने में तकलीफ हो जाती है, तो भी हमको अलर्ट पे होना चाहिए कि हाँ, ये अब कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा अगर जो पेशेंट्स हैं, जिनको कोई बुखार थोड़े वक़्त के लिए आया है या जिनको साँस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है 93 तक भी आ रहा है, तो मैं समझता हूँ उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर पर रह सकते हैं। लेकिन उसका एक दूसरा आयाम ये है कि वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं क्योंकि मरीज़ को डर लगता है और वहाँ पर डॉक्टर, देखिए, अगर वो उसको इलाज नहीं करता है तो गलत बात है, करता है तो भी एक तो वो हमारे सिस्टम पर उसको काफ़ी भारी पड़ जाता है। और दूसरी बात ये है कि वो उसको स्टेरॉइड्स भी देगा, उसको रेमडेसिविर भी देगा, उसको प्लाज्मा थेरेपी भी देगा। वो हर संभव कोशिश, हमारे हाथ में जो 3 चीज़ें, तीनों की तीनों चीज़ें हर किसी मरीज़ को दी जाती हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है तो हम नहीं कह सकते, पर नुकसान होने की भी काफ़ी संभावना होती है, जो पब्लिक को जानना ज़रूरी है। मैं ऐसे 3-4 पेशेंट्स की डेथ अपने सर्किल में ही देख चुका हूँ, जो कोरोना के लिए अस्पताल में गए, ठीक होकर आ गए, लेकिन साथ में वो वहाँ पर चूँकि उनको हेवी डोजेज़ में स्टेरॉइड्स दी गई थी, 1 महीने के बाद उन स्टेरॉइड से क्या होता है, आपके शरीर की जो क्षमता होती है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की, वो कम हो जाती है। तो उस दवाई ने आपको उस समय टेम्परेरीली हेल्प दे दी, लेकिन उसके बाद आपकी क्षमता तो कम हो गई है। इस दुनिया में तो आप रह रहे हैं, आप जो डिफरेंट इन्फेक्शंस हैं उनको एक्सपोज़ तो होते ही रहेंगे। उसके बाद 1 महीने के बाद वो तीनों पेशेंट्स जो हैं वो बैक्टीरियल चेस्ट इन्फेक्शन से दोबारा हॉस्पिटल में गए और उनकी डेथ। तो उनकी डेथ का कारण कोरोना नहीं था,
उनकी डेथ का कारण स्टेरॉइड्स थे जो कि कोरोना के दौरान दिए गए, जिसकी वजह से उनको बैक्टीरियल न्यूमोनाइटिस हुई और फिर डेथ। आपने जिक्र किया जो बैक्टीरिया इन्फ्लुएंजा है, एक तो ये चीज क्या होती है मैं भी समझना चाहूंगा, दूसरा ये आपने जिक्र किया कि अगर बुखार है, बुखार से क्योंकि अभी मौसमी सीजन चल रहा है, डेंगू होता है तब भी बुखार की स्थिति वही रहती है जो कोरोना वाले सिम्टम्स हैं, 3-4 दिन बुखार रहेगा, लंबा बुखार रहेगा। वायरल इन्फेक्शन है तो आपको सांस लेने में तकलीफ आती है, लोग भाप भी लेते हैं। तो इन दोनों सिम्टम्स को पहचाने कैसे कि कोरोना है या इन्फेक्शन है या फिर डेंगू है? तो आदमी को क्या वो तीनों टेस्ट कराने चाहिए? और दूसरा जो आपने जिक्र किया था उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। नहीं, देखिए कोविड की प्रिवलेंस इतनी ज्यादा है, उसको शक करना बहुत जरूरी है और उसका टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। तो अगर आप टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो आपको वो प्रिकॉशंस लेनी बहुत जरूरी है। आप अलर्ट पे रहें कि मेरे साथ कोई ऐसा वाकया हो सकता है जिसकी संभावना बहुत कम है पर हो सकता है, और मैं उसकी प्रिकॉशंस लूँ। प्रिकॉशंस इस तरीके से कि आपको बुखार अगर लंबे समय तक रहता है या आपकी सांस फूलती है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जाता है एक लिमिट के बियॉन्ड, तब आप हॉस्पिटल की तरफ दौड़िए। और नहीं तो बाकी डेंगू है, टाइफाइड है, उन सबका तो इलाज होता ही रहा है, अभी भी होगा। व्यक्ति क्या करे? क्योंकि सिम्टम्स एक से सर, सिम्टम्स देखते हैं, क्या तीनों से टेस्ट करानी चाहिए या पहले कोविड कराए? नहीं, कोविड टेस्ट कराएं, बाकी टेस्ट भी कराएं। अगर हम टाइफाइड चेक करते हैं तो टाइफाइड के भी टेस्ट होंगे और कोविड का भी टेस्ट होगा, और संभावना है कि कोविड तो होगा ही होगा, टाइफाइड भी हो सकता है। तो टाइफाइड अगर निकलता है तो टाइफाइड का इलाज होगा, साथ में कोविड का भी इलाज होगा। लेकिन होता क्या है कि जहां आपकी कोविड पॉजिटिव आती है, आप अछूत हो जाते हैं और उसके बाद आप नेग्लेक्ट होते हैं किसी हद तक, ये सच्चाई है। और हमारी डेथ रेट अगर बढ़ रही है तो उसमें एक कारण ये भी है कि कोविड की डेथ बढ़ रही है, क्योंकि जो कोविड के साथ एसोसिएटेड मॉर्बिडिटीज थी, चाहे वो टाइफाइड थी, चाहे वो डायबिटीज थी, उनका उतना सक्षम इलाज हम नहीं कर पाए जितना होना चाहिए। एक बड़ी बात कही है आपने कि कोविड के साथ अगर कोई और बीमारी आपको है, चाहे वो डेंगू हो, टाइफाइड हो या वायरल इन्फेक्शन हो, तो उसमें मौत का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं, उसकी मॉर्बिडिटी कहेंगे, मौत, इनसे मौत का संभावना कम होती है, पर ऐसी और भी बीमारियां होती हैं। जो कोविड पॉजिटिव है उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसको इस्कीमिया भी हो सकता है, उसको किडनी की या लिवर की बीमारी भी हो सकती है जो जानलेवा हो सकती है। तो उनका सर, भी हमने उतना ही ख्याल करा। जी जी जी, पूरी कीजिए सर अपनी बात। और एक चीज और है, मैं समझता हूँ ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि 5 लाख दिल्ली की पॉपुलेशन ऑलरेडी पॉजिटिव है, जो कोविड पॉजिटिव है और कोविड से निकल चुकी है। अब मैं समझता हूँ जो राजनेता हैं वो, उनका एक जिम्मेदारी है, वो समझते हैं कि भाई हमको अगर ऐसी कोई महामारी हुई है तो उससे निजात दिलाना चाहिए, लेकिन उसको कितना इफेक्टिवली वो लोग निर्देश दे पाते हैं। जैसे मास्क की बात है, तो अगर कोई बुजुर्ग 60 साल का 70 साल का व्यक्ति है, वो कार में जा रहा है या वो अगर अपने वॉक कर रहा है, तो उसकी मास्क की अनिवार्यता वहां पर जो, या 500 रुपए का फाइन या 2000 रुपए का फाइन, मैं समझता हूँ किसी हद तक निरर्थक है। और ऊपर से उससे हमने क्या किया, अगर आपने 2000 कर दिया उसको सर आज ही। अगर बात करें जाए तो केजरीवाल सरकार ने 2000 कर दिया एनजी से परमिशन लेके मास्क का चालान। नहीं, देखिए वो चालान सही है, बहुत सही है, अगर आप उसको सरोजिनी नगर मार्केट में या सदर बाजार में करें, लेकिन वहां पुलिस वाले जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो कहां करेंगे? जिसकी जेब में पैसे हैं, जो अकेला व्यक्ति, 60 साल का व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमें सेलेक्टिव होना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस को डिफाइन करना चाहिए कि किन पब्लिक प्लेसेस में मास्क की अनिवार्यता है। ये हमको किसी तीसरे व्यक्ति पे नहीं छोड़ना चाहिए कि वो अपने ज्ञान से इस चीज को डिसाइड करे कि यहाँ पर मास्क पहनना है, यहाँ मास्क नहीं पहनना है। हमको डिफाइन करना चाहिए कि पार्क्स में भी अनिवार्य है, चलती गाड़ी में अनिवार्य है, एक व्यक्ति के साथ अनिवार्य है कि 2 के साथ अनिवार्य। सर गाड़ी में भी हाई कोर्ट में गया था मामला, लेकिन उसमें सुनवाई नहीं हुई। मास्क लगाना आपको गाड़ी में भी जरूरी है, क्योंकि आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि मार्केट में जा रहे हो तो मास्क है। आदमी व्यक्ति जो है, क्या हर समय मास्क लगाना जरूरी है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें, वो कहते हैं 2 गज दूरी बहुत जरूरी है, मास्क वो भी बहुत जरूरी है। तो गज की दूरी तो सब जानते हैं कि आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन मास्क कितना जरूरी है और किन परिस्थितियों में लगाना चाहिए? देखिए 2 गज जरूरी, बहुत अनिवार्य, ये बात सही है, लेकिन उसी के ऊपर हम सोचें हम 2 गज जरूरी और मास्क से ही हम अगर इससे निजात पा पाएंगे कोरोना से, तो ये उतना सही नहीं है। और उसको हम ओवरशूट करने की कोशिश कर, क्योंकि हमारे पास कोई और आयाम नहीं है इलाज करने के लिए, तो मरता क्या ना करता।
तो वही एक दिशा में जा रहे हैं और हम शायद एक हद को पार कर रहे हैं उसकी अनिवार्यता लाने। तो मास्क जरूरी नहीं है सर? नहीं, मास्क जरूरी है, लेकिन हमको डिफाइन करना चाहिए पब्लिक प्लेसेस। बहुत सही केजरीवाल साहब ने बहुत सही शब्दों का प्रयोग किया है कि पब्लिक प्लेसेस में मास्क अनिवार्य है। इन पब्लिक प्लेसेस कौन से हैं ये हमने नीचे वाले लोगों पर छोड़ दिया है कि वो किस, तो वो चीज गलत है। हाल ही की अगर तस्वीरें देखें अगर तो जो बड़ी बड़ी मार्केट है दिल्ली की, भीड़ का एक स्वरूप दिखा। क्या ये वजह भी हो सकती है कोरोना बढ़ने की, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी बड़ी बड़ी मार्केटों की बात की जाए तो? नहीं, बिल्कुल सही है, आपने बहुत सही कहा कि कोरोना का बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि पब्लिक अब मार्च से देखिए 7-8 महीने हो गए, पब्लिक कब तक अपने घरों में रह पाएगी? तो वो एक सरकार के लिए भी एक विषम समस्या है कि कैसे इन्फोर्स करें इसको। पर उसका कोई एक और भी है, अगर हमारे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि कोरोना की मॉर्बिडिटी बढ़ रही है। अब मैं दोबारा ये कहूंगा कि कोरोना से कितनी डेथ्स हो रही हैं उनका सही आकलन किया जाए। कितनी डेथ्स टोटल होनी चाहिए, पूरे दिल्ली में, पूरे भारतवर्ष में कितनी डेथ्स हुई, उसमें से कितनी कोरोना से हुई, कितनी कोरोना के बिना हुई, और कितनी डेथ्स उतने ही वक्त में लास्ट ईयर हुई थी। ये कंपेरेटिव डाटा अगर हम पब्लिक में दे पाएंगे तो पब्लिक में शायद स्केर्सिटी, जो डर का माहौल है वो थोड़ा कम हो। एक चीज और बता दीजिए सर कि जो घर में इलाज की आपने बात की, घर में इलाज संभव है, तो घर में कैसे इलाज संभव है, क्या क्या चीजें रखनी चाहिए? और बताया जाता है जैसे आपने एक जिक्र किया अछूत वो हो जाता है, तो घर में भी फिर ऐसी ही परिस्थिति आती है, कोरोना का पेशेंट है तो बात नहीं करते, दूर से खाना देते हैं, घर में है तो उसे क्या करना चाहिए? नहीं, घर में अगर ऐसी व्यवस्था है कि एक अलग उसको कमरा दिया जा सकता है जहां पर कि आप कोई दूसरा व्यक्ति जो है जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है वो उसको खाना दे सके, उसको पानी दे सके, और पर और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ज्यादा रिस्क प्रोन है, डायबिटीज है, किसी को हार्ट की बीमारी है, उनका अलर्ट लेवल, अगर उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है तो मैं समझता हूं कि घर में अगर व्यवस्था हो सकती है, ऑक्सीजन पोर्टेबल सिलेंडर्स होते हैं या ऑक्सीजन कंसंट्रेट होते हैं, वो रख पाएंगे तो मैं समझता हूँ इस हॉस्पिटल की उतनी जरूरत महसूस नहीं हो। और कोई जरूरत नहीं है सर घर पे रह के? नहीं, घर पे रह के जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो तो लेना ही है कि आपको बुखार है तो पैरासिटामोल खानी है, आपने स्टीम्स लेनी है, गला खराब है तो आपने खांसी का सिरप लेना है, ये सब तो सिम्टोमेटिक इलाज चलते ही रहे। क्योंकि ऑक्सीमीटर का भी जिक्र किया जाता है कि अगर ऑक्सीमीटर का आपने भी जिक्र किया था अभी कि 93 है तो उससे कम हो जाए तो ज्यादा जरूरत पड़ जाती है हॉस्पिटल जाने की। मैं समझता हूं कि जो बेस लेवल ऑक्सीजन सैचुरेशन था, देखिए ऑक्सीजन सैचुरेशन 20 साल के व्यक्ति का और एक 90 साल के व्यक्ति का फर्क होगा। तो 20 साल के व्यक्ति का जिसका नॉर्मल सैचुरेशन 98 था, अगर वो 98 से 93 हो जाता है तो हमको लगेगा कि कुछ गड़बड़ की संभावना है। वही चीज जो 90 साल का व्यक्ति है जिसकी नॉर्मल सैचुरेशन, बिकॉज लंग के टिश्यू नॉर्मल नहीं थे उसके, वो 93% पे जी रहा है, तो उसको 93 पर हमको मुश्किल होने की बात नहीं है। वो 93 से जब 96 होगा या 86 होगा तब हमको लगेगा कि हाँ अब कुछ अलर्ट है और हमको कुछ और जरूरत पड़ सकती है। अजय गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि कोरोना को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर कुछ निजी कंपनियों द्वारा जिस तरीके के पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि कोरोना का इलाज संभव है, और आपने जिक्र किया जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कोई भी कुछ कहे उसका इलाज अभी नहीं हो सकता। जो दर्शक हमारे आपको पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स के माध्यम से सुनेंगे और देखेंगे, क्या आप लोगों को, दिल्ली के लोगों को खासकर क्या संदेश देना चाहेंगे इस भ्रांति के बारे में? देखिए, आज की तारीख में मैं समझता हूं कि कोरोना का इलाज संभव नहीं है, लेकिन कोरोना ऐसी बीमारी भी नहीं है कि जिससे हम इतना डरें। इसकी जो मोर्टेलिटी है वो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा, नॉर्मल कॉमन कोल्ड से थोड़ी सी ही ज्यादा है। तो अगर मेरे को कोरोना होता भी है तो मैं नहीं समझता कि मैं उसको डर के जीऊं या मैं उससे अपने को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करूं। लेकिन बचने के एक, हम कॉमन कोल्ड भी घर में होता है तो बाकी लोग उससे बचते हैं, कोशिश करते हैं कि हमको जुकाम दूसरे को ना लगे, तो वो सब प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर किसी को ऐसा कुछ इन्फेक्शन है तो सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क पहनना है या बार बार हमने हैंड वॉशिंग करनी है, वो एक जरूरी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन करना चाहिए। लेकिन हमको ये एक जो
डर व्याप्त है सोसाइटी में कि कोरोना होने का मतलब मौत है, ये बिल्कुल नहीं है। और कोरोना की मौत, मैं फिर कहूंगा, कोरोना की मौत और कॉमन कोल्ड की मौतों में थोड़ा सा ही फर्क है, थोड़ा सा ही फासला ज्यादा है। कम से कम हिंदुस्तान की फिगर यही। ये चीज अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में या फ्रांस में फर्क हो सकती है, क्योंकि वहां का इम्यूनिटी स्टेटस फर्क है, लेकिन हिंदुस्तान में हमारा मोर्टेलिटी रेट कोरोना का बहुत कम है, और इसलिए हमको उससे उतने डरने की जरूरत नहीं। अजय जी, ना क्योंकि हम मैंने ना हम उस स्थिति में है, ना हम उस स्थिति में है। अजय जी, क्योंकि मैंने आपसे एक आखिरी सवाल कहा था, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल आया, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की जरूरत अभी पड़ रही है, लॉकडाउन लगाने की स्थिति है या नहीं है आपकी नजर में? मंत्री मना कर चुके हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं, कोई कारगर नहीं। आपको क्या लगता है? आखिरी सवाल कहा था, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मन में आया था और ध्यान आ गया सत्येंद्र जी का बयान। तो आप बताइए कि लॉकडाउन कारगर रहेगा या नहीं? मैं मंत्री जी से पूरा सहमत हूँ 100% कि लॉकडाउन से हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। जो प्रक्रिया है इन्फेक्शन की, जो हमने अगर 15 दिन के लिए लॉकडाउन किया, तो जब हम खत्म करेंगे वो चीज फिर वहां से शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे जो लॉसेस हो रहे हैं इकोनॉमी को या हमारे और बाकी व्यवसायों को, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो मैं पूरा सहमत हूं कि लॉकडाउन से इतना खास फायदा होने नहीं जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय गुप्ता सर कि आपने समय दिया पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को और बताया कि किस तरीके से कोरोना का इलाज संभव है और किन किन बातों का खासकर सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन बातों को लेकर, और किस तरीके से जो एक डर का माहौल है उसमें कोरोना अगर किसी का है तो डरने की जरूरत नहीं, और लॉकडाउन भी फिलहाल प्रभावी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय निकाला और खुलकर अपनी बात रखी पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।